हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज से हम सीटेट उर्दू के लिए एक बैच शुरू करने वाले हैं, जो कि आपको पूरी तैयारी सीटेट जनवरी 2025 की कराएगा और ये बिल्कुल 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 पूरी तरह से फ्री होने वाला है। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जाएंगे, जो कि यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहेंगी। तो आज से ये सीरीज शुरू हो रही है, आज से ये बैच बिल्कुल फ्री शुरू हो रहा है। आप इससे ज़रूर जुड़िए और उर्दू की मुकम्मल तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं, बिना कहीं पैसा लगाए हुए, बिना कोई पेड क्लासेस खरीदे हुए। यहाँ से पूरी तरह से आप तैयारी उर्दू के लिए कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर अभी सीटेट 2025 की नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, तब कैसे बैच स्टार्ट कर दे रहे हैं? हो सकता है सिलेबस भी चेंज हुआ हो। तो देखिए, आपको बताते चलिए कि अगर सिलेबस चेंज होना रहता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ गया होता। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपका ये बैच स्टार्ट किया गया है, और अगर बाद में कुछ चेंजेस आएंगे तो वो आपको इसी सीरीज में करा दिया जाएगा। तो ये सीरीज पूरी तरह से आपके लिए फ्री होने वाली है और आज इसका पहला दिन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे उर्दू ज़बान के एग्ज़ाम, यानी उर्दू ज़बान की कितनी किस्में होती हैं और उर्दू ज़बान पढ़ाने के मकासद क्या क्या हैं, क्या क्या मकसद है कि हम उर्दू ज़बान पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उर्दू पढ़ाने के मकासद, सबसे पहले उर्दू पढ़ाने के मकसद देख लेते हैं कि उर्दू पढ़ाने के मकसद क्या क्या है। पहला क्या है? इफ़ादी मकसद और तहजीबी मकसद। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इफ़ादी मकसद। इफ़ादी यानी ये फ़ायदे से बना हुआ इफ़ादी, क्या क्या ऐसे मकसद जो कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्या क्या वो हैं। और तहजीबी मकसद, ऐसे मकसद जो कि तहजीब में क्या करते हैं, तहजीब को बढ़ावा देते हैं। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ादी मकसद, ठीक है। तो देख लेते हैं इफ़ादी मकसद क्या क्या है। बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। क्या क्या करना? हमारा मकसद क्या क्या है? बच्चों को बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। ये हमारा इफ़ादी मकसद, यानी हमारा जो फ़ायदा देने वाला मकसद है, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वो पहला ये रहेगा, प्राइमरी ये रहेगा। उसके बाद ये सेकेंडरी रहेगा, तहजीबी मकासद। ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़य्युल की मश्क। ठीक है, ये हमारा तहजीबी मकासद होने वाला है। और इफ़ादी मकासद ये होने वाला है बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। तो चलिए देख लेते हैं इफ़ादी मकसद में बोलना सिखाना और क्या क्या। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़रूरी है। बिना थ्योरी को आप अगर सिर्फ सोचें एक लाइन में आपको बता दिया जाए या मॉक टेस्ट करा दिया जाए तो वो भी कराया जा सकता है, या फिर बाद में वो कराएंगे, लेकिन पहले आप थ्योरी वाइज समझते चलिए, वरना यही होगा कि आप 15 से 20 नंबर में उर्दू लैंग्वेज में लटक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो पहले थ्योरी आप ज़रूर देख लीजिए। रोज़ 30 मिनट की क्लास होगी, 40 मिनट की क्लास होगी, उतना आप दे दीजिए, आपका अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। चलिए देख लेते थ्योरी क्या है। ज़िंदगी के इर्तिका में, यानी ज़िंदगी की शुरुआत में ज़बान का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत ज़बान की होती है। अगर इंसान हैवान नातिक ना होता तो हमारी तहज़ीब गूंगी होती, यानी अगर इंसान हैवान नातिक ना होता तो जो तहज़ीब होती गूंगी होती, कुछ तहज़ीब में रहता ही नहीं। क़ुव्वत गोयाई के बगैर ना तो फ़र्द की इनफरादी सलाहतें उभर सकती हैं और ना ही समाज के नशोनुमा हो सकती है। यानी ना तो इंसान की जो सलाहियत है वो उभरती और ना ही समाज की नशोनुमा हो सकती है। समाज में जो समाज की वृद्धि हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है जो समाज का, वो नहीं हो पाता अगर ज़बान नहीं होती, या हम अपने आप को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ज़बान ही तरसील ख़यालात का सबसे अहम वसीला है, यानी बातचीत करने का ज़बान ही सबसे ज़्यादा अहम वसीला है। इसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकता है, इसी के ज़रिए से इंसान एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकता है। दूसरों को अपने ख़यालात और जज्बात से वाकिफ़ करा सकता है। क्या अपने ख़याल में उनके ख़याल में क्या है या उनके जज्बात क्या क्या हैं, ये दूसरों को ज़बान के ज़रिए से ही करा सकता है। ठीक है, ज़बान और फ़िक्र दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। ठीक है, एक दूसरे के ज़बान और फ़िक्र, ये जैसे फ़िक्र हम कुछ करेंगे उसको ज़बान के ज़रिए से ही अपने
बयान करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए लाजिम है, एक दूसरे के लिए मलजूम है। इसके ज़रिए इंसानी शऊर की तरबियत होती है और तहज़ीब परवान चढ़ती है। यानी इंसानी शऊर की तरबियत होती है, इंसान अपने अंदर अपने जज्बात को ज़ाहिर कर सकता है और उसकी तहज़ीब परवान चढ़ती है, यानी तहज़ीब और आगे बढ़ती है। ठीक है, ज़बान के ज़रिए से ही। अब देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। ज़बान ही के ज़रिए इंसान अपने आसपास के हक़ाइक़ के तसव्वुरात में ढालता है, आसपास के हक़ाइक़ को तसव्वुरात में ढालता है। यानी जो उसके आसपास के, इंसान के आसपास के जो हकीकी वारदात होती हैं या हकीकी चीज़ें होती हैं, उसको तसव्वुर में डालता है, वो ज़बान ही के ज़रिए से अपने तसव्वुरात में ढालता है और नई दुनिया आबाद करता है। यानी आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसको सोचेगा, वो अपने दिमाग में सोचेगा कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो, या कहीं बाग में जाएगा, उसकी हवाओं को पहले महसूस करेगा, बाद में फिर आएगा, फिर तसव्वुर में रहेगा कि मैं उस बाग में गया हुआ था, उस चमन में गया हुआ था, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही थी। ये सब क्या चीज़ें हैं, ज़बान के ज़रिए से ही हक़ाइक़ को तसव्वुरात में ढालता है और नई दुनिया को क्या करता है, वो नई दुनिया आबाद करता है। बहरहाल ज़बान ज़हनी तरक्की का एक निहायत लतीफ़ और मुअस्सिर ज़रिया है। बहरहाल ज़बान ज़हनी तरक्की यानी दिमागी तरक्की का एक निहायत लतीफ़ और मुअस्सिर ज़रिया है। इससे ज़बान से ही हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। ठीक है, ज़बान सीखना और इक्तिसाबी अमल है, एक इक्तिसाबी अमल है, यानी इक्तिसाब यानी आपके पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं करिकुलम का अमल है, जो हमेशा नमो पजीर रहता है, जो हमेशा नमो पजीर रहता है, लेकिन जो हमेशा जारी रहता है। इसके लिए समाजी माहौल नागुरेज है। समाज के बगैर ज़बान सीखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समाज के बगैर सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही ज़बान सीख लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप किताबों से सीख लें या सिर्फ आप एक कम्युनिटी से सीख लें या एक कमरे में रहकर आप ज़बान सीख लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको समाज में रहना ज़रूरी है, समाज से ही आप इंटरेक्शन करके ज़बान को सीखते हैं। तजर्बात से साबित किया गया, तजर्बात से यानी ये एक्सपीरियंस किया गया है कि साबित किया गया है कि बच्चे जो समाज से महरूम रहते हैं, जो समाज से कटे हुए रहते हैं, उनमें ज़बान की नशोनुमा भी नहीं हो पाती। यानी कोई बच्चा अगर एक ही परिवार में रह रहा है और वो कहीं जा नहीं रहा है, उसके घर पर ही टीचर आ जा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, और दूसरा बच्चा जो कि समाज में खेलने भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, 2-4 उसके दोस्त भी बने हुए हैं, तो जो 2-4 दोस्त वाला बच्चा रहेगा वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से वो बातें कर पाएगा, इससे कि जो एक छोटा बच्चा रहेगा जो एक कमरे में बंद होकर पला है, इससे ज़्यादा अच्छा जो बाहर रहने वाला बच्चा है वो बात कर लेगा। ठीक है, तो बाज़ माहिरीन तालीम का ख्याल है, बाज़ माहिरीन तालीम का ख्याल है कि स्कूल की तमाम तालीम ज़बान ही की तालीम है। यानी कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो ज़बान ही की तालीम दे रहे हैं। इस कौल से वाज़ेह हो जाता है कि स्कूल की मुकम्मल तालीम ज़बान ही की तालीम पर मुनहसिर होती है। क्या होती है? मुनहसिर होती है, यानी ज़बान की तालीम पर ही मुनहसिर होती है। मुकम्मल जितनी पूरी तालीम है सब के सब ज़बान की ही तालीम दी जा रही है। अगर ज़बान की तालीम नाक़िस हो, यानी ज़बान की तालीम को हटा दिया जाए, तो दूसरे मज़ामीन की तालीम भी नामुकम्मल और अधूरी रह जाएगी। ठीक है, कोई भी तालीम फिर मुकम्मल नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज़बान के ज़रिए से ही हम अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। स्कूल के तमाम मशागिल, चाहे वो निसाबी हों या गैर निसाबी हों, ज़बान ही के वसीले से मुकम्मल होती हैं। यानी जो चीज़ आपके किताब में है या जो चीज़ आपके किताब में नहीं है, वो सब के सब ज़बान के ज़रिए से ही मुकम्मल किए जाते हैं। इसलिए ये कहना बेहद जाना होगा, यानी बेहद जाना होगा कि ज़बान की तालीम स्कूल की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। यानी बेकार नहीं होगा, ये कहना बेकार नहीं होगा कि ज़बान की तालीम स्कूल की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। यानी स्कूल की ज़िंदगी जो है वो ज़बान की तालीम का लाज़मी हिस्सा है। मुंदरजा बाला हक़ाइक़ की रोशनी में उर्दू की तदरीस के मक़ासिद का तयन करना नहायत ज़रूरी है। आमतौर पर ज़बान को 2 पहलू होते हैं। इसके ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार किया जा सकता है, जिसको हम इज़हार माफ़ी ज़मीर कहते हैं, इसका इज़हार माफ़ी उस ज़मीर कहते हैं, या फिर दूसरों की बात समझी जा सकती है। यानी एक तो हम ज़बान को किस में बात करते हैं, एक माफ़ी उस ज़मीर में, ठीक है, और दूसरे वाले में दूसरों की बात समझने में। ठीक है, इनमें हर एक के 3 सूरत हैं। आप देख लेते हैं पहले कि ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। आप अगर
इसकी थ्योरी इसके आगे समझ लेंगे तो आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि बाला आकार की रोशनी में दो मकासद को तायन करना ज़रूरी है। आमतौर पर ज़बान के दो पहलू होते हैं और इसके ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार किया जा सकता है। अब देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं माफी उस ज़मीर में आवाज़ की ज़बान, यानी आवाज़ की ज़बान यानी बोलना, स्पोकन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं और हम लोगों को अपनी बातों को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने फ़िक्र को सबको समझा देते हैं। उसके बाद देखते हैं अलामतों की ज़बान यानी लिखना, सिम्बॉलिक लैंग्वेज यानी अलामतों की ज़बान यानी लिखना। जो चीज़ अलामत ABCD अलिफ बे पे ते टे से ये सब जो चीज़ है ये अलामत है ना। तो अलामत की ज़बान यानी लिखना, सिम्बॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद इशारों की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज, इशारा करके बातों को करना। आवाज़ की ज़बान जो हम बोलते हैं, अलामतों की ज़बान जो हम लिखते हैं, इशारों की ज़बान जो हाथों से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी आँखों से या अपनी एक्टिविटी से जो चीज़ ज़ाहिर कर देते हैं, जो चीज़ लोगों को समझा देते हैं, वो इशारों की ज़बान हो जाती है। चलिए अब देखते हैं आवाज़ की ज़बान यानी बोलना में क्या क्या आते हैं। आवाज़ की ज़बान यानी बोलना, स्पोकन लैंग्वेज, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं। ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, यानी एक्विजिशन प्रोसेस है। बच्चे का अपने गिरदो पेश जिन लोगों से साबिका होता है, यानी अपने इर्द गिर्द, जिसको बोलते हैं गिरदो पेश, जिन लोगों से साबिका होता है, साबिका यानी जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। जिन लोगों से वो बातचीत करेगा, जिन लोगों के साथ रहेगा, वो कोई ना कोई ज़बान बोलेंगे ही। बच्चा उन्हें नकल करके, नकल को इमिटेशन बोलते हैं। बच्चा उन्हें नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और उस पर महारत हासिल कर लेता है। हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर रहेगा हासिल कर लेता है। यानी जब बच्चा छोटा रहता है, जब पैदा होता है, तो वो क्या रहता है, वो कुछ जानता नहीं रहता है, उसको कुछ नहीं पता रहता किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरह अपने ख्यालात को ज़ाहिर करना चाहिए, अपने जज्बात को ज़ाहिर करना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं रहती। लेकिन वो जिन लोगों के साथ रहता है, अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, अपने समाज के साथ रहता है, तो उन लोगों के साथ रहकर वो उनसे ज़बान को नकल करता है। वो जो बोलते हैं वैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो ज़बान को पूरी तरीके से, पूरे अच्छी तरह से वो सीख लेता है और फिर वो अपने जज्बात को भी अपने ज़बान के ज़रिए से ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। आवाज़ की ज़बान यानी बोलना में बोलना आता है, स्पीच देना, तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन, लब व लहजा, इंटोनेशन, रवानी, वज़ाहत, मखारिज, यानी ये सब चीज़ें आवाज़ की ज़बान यानी बोलने में आती हैं, स्पोकन लैंग्वेज में आती हैं, बोलने वाली लैंग्वेज में, बोलने वाली ज़बान में आती हैं। क्या क्या बोलने वाली ज़बान में होता है? पहला बोलना रहेगा, तलफ़्फ़ुज़ रहेगा, लब व लहजा, तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन, कोई चीज़ अच्छी तरह से आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, लब व लहजा आपका कैसा है, रवानी कैसी है बोलने की, जिसको बोलते हैं फ्लो कैसा है, वज़ाहत क्लियर आर्टिकुलेशन यानी वज़ाहत, मखारिज आपके कैसे हैं, एक एक चीज़ को, जैसे खे हो गया तो आप खे तो नहीं बोल रहे हैं, शीन हो गई आप सीन तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से वज़ाहत, मखारिज ये क्या किस में आ जाते हैं, ये सब आवाज़ की ज़बान यानी बोलने में ही आ जाता है। अभी तक दोस्तों ये आपको थ्योरी वाइज कराई जा रही है। अब इसके बाद आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट होगा, जिसको फ्री दिया जाएगा, यूट्यूब पर ही रहेगा, आप मॉक टेस्ट वहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरे वाले में क्या है, अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान यानी लिखना, लिखने वाली ज़बान, सिम्बॉलिक लैंग्वेज। अब देख लेते हैं, जिसकी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाए, जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाए तो तहरीर की शक्ल ले लेती है, तो वो तहरीर की शक्ल दे लेती है। तहरीरी शक्ल में ज़बान एक मुस्तकिल शक्ल है। यानी देखो, हम जब अपनी बात बोलते हैं आप समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, ये लिखने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लिखने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बोलने से तो समझ रहे हैं, लेकिन लिखने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही जो लिखने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या कोई अलग लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज चाहे जो भी हो सकती है। देखो, इंग्लिश लिखी हुई है, ये देखो उर्दू लिखी हुई है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो ज़बान रहेगी और उससे आपको समझ में आएगा। एक बोलने की ज़बान जो हम पढ़ चुके हैं, जो अभी आप ऑडियो में सुन रहे हैं, और एक लिखने की ज़बान होती है, यानी ये जो आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ये लिखने की ज़बान हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलामत है। अगर आपने अलामत नहीं जान रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, एक उर्दू ग्रामर की सीरीज है, उसको मुकम्मल उर्दू ग्रामर उसमें पढ़ाई गई है, मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है।
وہاں سے آپ جا کر تیاری اردو گرامر کی کر سکتے ہیں. اس میں علامت، تشبیہ، تلمیح، یہ سب چیز پورا گرامر اردو قواعد پورا کرایا گیا ہے. آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں آپ لکھنے میں کیا کیا آتا ہے. ایک تو لکھنا آتا ہے، ہجے آتا ہے، ہجے آپ کو آنے چاہیے، املا آنے چاہیے آپ کو، اوقات و علامات کا صحیح استعمال آنا چاہیے، اور خوش خطی آنا چاہیے، یعنی اچھی رائٹنگ آنی چاہیے. تو آپ کی علامت آپ کی علامت کو لوگ سمجھ پائیں گے، آپ کے لکھنے کو، آپ کے لکھنے کی زبان کو آپ سمجھ پائیں گے، لوگ سمجھ پائیں گے. لکھنا، ہجے کیا کیا ہے اس میں، لکھنا ہو گیا، ہجے ہو گیا، املا ہو گیا، اوقات و علامات کا صحیح استعمال ہو گیا، اور خوش خطی ہو گیا، اچھی رائٹنگ ہو گئی. اچھی رائٹنگ اگر نہیں رہے گی، آپ کا لکھنا بہت اچھا بہت لکھ رہے ہیں آپ، ہجے آپ کا غلط ہے، املا غلط ہے، اوقات و علامات کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، صرف اچھی رائٹنگ ہی کام نہیں آئے گی. تو یہ سب چیز زبان کی علامتوں کی زبان کے لیے بے حد ضروری. ٹھیک ہے، اس میں لکھنا آئے گا، ہجے آئے گا، املا آئے گا، اوقات و علامات کا صحیح استعمال آئے گا، اور خوش خطی آئے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کو. یہ پوری کلاس صرف اور صرف سیٹیٹ کے لیے بنائی جا رہی ہے. سیٹیٹ کے بچے اس کو اپنی تیاری پوری طرح سے مکمل فری کر سکتے ہیں ہمارے عروج اردو یوٹیوب چینل سے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتاتے چلیں کہ نوٹس کے لیے جو بچے بول رہے تھے، نوٹس آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پر مل جائے گی. واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، وہاں پر مل جائے گی. واٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اگر وہاں سے آپ نہیں جوائن ہو پا رہے ہیں تو ایک نمبر ہے، اس پر آپ میسج کر کے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو لیجیے. وہاں پر آپ کو ہر پی ڈی ایف جو ہے فری میں ملے گی. ٹھیک ہے، ہر پی ڈی ایف آپ کو فری میں ملے گی، 1 روپیہ بھی آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری والے دیکھ لیتے ہیں، اشاروں کی زبان. اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج. جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ، ایک دم دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ یہاں سے بہت سوال بنتے ہیں. جب ہم ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے. یعنی اپنے ہاتھ، پاؤں، اپنی آنکھ، اپنے سر، اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے ہم جب دوسروں تک اپنی باتوں کو پہنچا دیتے ہیں تو وہی کیا کہلائے گی، تو یہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے. ذو لسانی یعنی بائی لنگول کلاس میں، اینڈ کثیر لسانی یعنی ملٹی لنگول ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے. یعنی اگر آپ بائی لنگول کلاس لے رہے ہیں تو پھر، یا آپ ایسی جگہ پر ہے جہاں بائی لنگول ہے، تو وہاں آپ بہت سی چیز اپنی اشارات سے بھی بیان کر سکتے ہیں. یا کثیر لسانی یعنی ملٹی لنگول ماحول میں آپ اگر ہیں تو اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے کہ آپ اپنی باتوں کو اشارے کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں. اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے، اب یہ دیکھ لیجیے، آپ ایک دم وی وی آئی لگا لیجیے، یہ ایک دم بے حد ضروری آپ کے لیے ہے. کیا بے حد ضروری ہے؟ دیکھ لیجیے کہ اشارات کی زبان کا کمزور پہلو. کون پہلو؟ کمزور پہلو. کمزور پہلو، ایک منٹ، ہاں اس کو تھوڑا ہلکا کر دیں. ہاں، اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات یعنی ایبسٹریکٹ تھنکنگ پیش نہیں کی جا سکتی. جو چیز جس کو امورت بولتے ہیں، جو چیز جیسے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دیکھ لیجیے کہ جیسے آپ سوچ رہے ہیں کچھ، جو کوئی چیز سوچ رہے ہیں، جیسے ہم نے کیا کیا، ہم نے ابھی آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، ایسے 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 پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو ہم ظاہر کر دے رہے ہیں، اپنی باتوں کو آپ تک پہنچا دے رہے ہیں. اب مائک میں بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آئیڈیو آپ کے کان میں چل رہا ہے، آپ کے موبائل میں چل رہا ہے، آپ سن لے رہے ہیں اور سمجھ لے رہے ہیں. یہ ہماری کیا ہو گئی، زبان ہو گئی، جو کہ علامتوں کی زبان ایک ہو گئی، اور ایک آوازوں کی زبان ہو گئی، بولنے کی زبان ہو گئی. اب اشاروں کی زبان میں کیا ہے؟ اشاروں کی زبان میں ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ کے دوارا جو چیز ہم اپنے جذبات کو ظاہر کر دیتے ہیں وہ اشاروں کی زبان ہو جاتی ہے. ذو لسانی، بائی لنگول اور ملٹی لنگول جگہ پر اشاروں کی زبان بہت کام آتی ہے. اب اس کی برائی کیا کیا ہے، کیا کمزوریاں ہیں اس کی؟ اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے نا، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. آپ صرف بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، کسی کو بلا سکتے ہیں، اپنی باتوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیز آپ بہت دور تک سوچ رہے ہیں، ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے، وہ سب چیز آپ نہیں سمجھا پائیں گے اشاروں کے ذریعے. اشاروں کے ذریعے سے کسی کو کچھ بتا نہیں پائیں گے. جو چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے یہ کر سکتے ہیں کہ مجرد تصورات نہیں بتا سکتے، جو کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ رہے گی وہ نہیں بتا سکتے. آپ ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جو کہ ظاہر ہو.
ٹھیک ہے، ایسی باتیں بتا سکتی ہیں جو ظاہر ہے، آپ کے دماغ میں کہیں چھپی ہوئی ہیں یا آپ کے ایموشن جو کہیں چھپے ہوئے ہیں اس کو آپ نہیں بتا سکتے اشاروں کے ذریعے سے، بلکہ وہ اپنے فیس سے بتائیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کی اپنے فیس کے ایکسپریشن سے بتا سکتے ہیں اپنی ایموشن کو، لیکن آپ کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے اس کو اشارے کے ذریعے سے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو چلیے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ اب دیکھتے ہیں دوسروں کی بات سمجھنے میں، یہ دیا ہوا ہے دوسروں کی بات سمجھنے میں بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ سنی ہوئی بات سمجھنا، اب دیکھو وہ جو ہو گئی وہ تو بات ہو گئی اپنی، اب زبان کی باتیں ہو گئی، اب دیکھ لے رہے ہیں اپنی زبان، یہ تو ہم اپنی زبان سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ہمیں سمجھا رہا ہے تو اس طرح سے کس طرح ہم اس کی بات سمجھ سکتے ہیں، یہ سب افادی مقاصد میں ہی آئیں گے۔ تو دوسری بات سمجھنا، جیسے پہلے سنی ہوئی بات سمجھنا اور دوسری لکھی ہوئی بات سمجھنا یعنی پڑھنا، ہے نا، جو یہ آپ کے لیے جو ابھی تک جو زبان پڑھائی جا رہی تھی وہ ہم ادھر سے کر رہے تھے، لیکن آپ ادھر سے کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے یہاں پر بنائی گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ، صحیح سننا، صحیح تلفظ سے واقفیت، یعنی آپ جب تک سنیں گے نہیں تب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، یہاں پر کیا بول کر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، کس چیز کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں آڈیو خراب ہے تو آپ ہماری باتوں کو یہاں سے سمجھ نہیں سکتے، ہمارے کلاس کو آپ یہاں سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو صحیح سننا اور صحیح تلفظ سے واقفیت ہونا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ایک تلفظ میں کئی معنی نکل جاتے ہیں، آپ کو صحیح تلفظ کی واقفیت ہونا، جانکاری ہونا، تو کیا ہو جائے گا، یہ سنی ہوئی بات سمجھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور یہ سب کس میں آئیں گے، یہ سب کے سب افادی مقاصد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور زبان تین ہی طرح کی رہے گی، بولنے والی زبان رہے گی، لکھنے والی زبان رہے گی، اور اشارے والی زبان رہے گی۔ لیکن یہ سن کر سمجھنا کیا رہے گا، دوسروں کی بات سمجھنا، سنی ہوئی بات سمجھنا اور لکھی ہوئی بات سمجھنا، یہ سب مقاصد افادی میں آ جائیں گے۔ اب کیا ہے، صحیح سننا اور صحیح تلفظ سے واقفیت۔ اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا کیا ہے، دوسروں کی بات سمجھنا یعنی لکھی ہوئی بات سمجھنا یعنی پڑھنا، لکھی ہوئی بات سمجھنا یا پڑھنا، یہ دوسروں کی بات سمجھنے میں ہی آئے گا۔ لکھی ہوئی بات سمجھنا لکھی ہوئی بات سمجھنا یعنی پڑھنا۔ اب دیکھو پڑھنا کیا کیا ہے، ریڈنگ، حرف شناسی، حرف شناسی یعنی حرف شناسی میں کیا ہو جائے گا، ریکاگنائزیشن آف لیٹر، اس کو انگلش میں بولیں گے، یعنی پہچان کرنا، ایک ایک حرف کی آپ کو پہچان رہنی چاہیے تب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خاموش، تیز رفتار سے پڑھنا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تیز رفتار سے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں، اور خاموش مطالعہ یعنی سائلنٹ ریڈنگ ہو جائے گا، سائلنٹ ریڈنگ اس کو بولتے ہیں، اور بلند خوانی یعنی تیز پڑھنا، اور ریڈنگ الاؤڈ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، تیز پڑھنا، دھیرے پڑھنا، اور یہ والا تیز پڑھنے کا مطلب یہ رفتار کے ساتھ پڑھنا، اور حرف شناسی اور حرف کی الفابیٹ کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ پہلے شروعات میں پڑھے تھے، دیکھ لیں یہاں پر پڑھے تھے افادی مقاصد، افادی مقاصد آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں بولنا سکھانا، پڑھنا سمجھنا لکھنا یہ سب چیز ہے۔ تین طرح کی زبان ہوتی ہے، کیا زبان ہوتی ہے، ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ آوازوں کی زبان، آوازوں کی زبان، ٹھیک ہے، یعنی بولنے والی زبان، دوسرا لکھنے والی زبان یعنی علامتوں کی زبان۔ اب آوازوں کی زبان اور بولنے والی زبان، یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ کبھی کبھی ایسے بھی پوچھ لے گا آپ سے، تو یہ ہو کہ آپ تیار ہو کر، مکمل تیار ہو کر جائیں آپ، آوازوں کی زبان یا پھر بولنے والی زبان۔ یہ کیا ہے، ہم جو بات کریں گے یہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی، آپ ہماری بات کو سمجھ لیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ علامتوں کی زبان، یعنی لکھ کر ہم علامت کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں گے تو وہ علامت کی زبان ہو جائیں گی، اور پھر اشاروں کی زبان یعنی ہم اشارہ کر کے کوئی چیز آپ کو سمجھائیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، اشارے کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اشارے میں ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تھنکنگ کو، اپنے دماغ میں جو چل رہی باتوں کو وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہ ہو گیا افادی مقاصد میں یہ سب چیز آئیں گی۔ اب ہو گیا تہذیبی مقاصد، تہذیبی مقاصد کو ہم پارٹ سیکنڈ میں دیکھیں گے، یعنی کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہو، تو ہم کو ضرور سپورٹ کیجیے، اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیجیے جو ابھی تک صرف موک ٹیسٹ ایم سی کیو دیکھ کر سیٹیٹ دے رہے تھے، یا جن کا پہلی بار ہے، تو وہ آپ تھیوری وائز پہلی بار یوٹیوب پر کوئی سیٹیٹ اردو کے لیے فری کر رہا ہے تو آپ اس کو ضرور سپورٹ کیجیے، اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے جو اردو کی تیاری کر رہے ہیں، اور تھیوری وائز جو پیڈ کلاسز نہیں لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے فری میں تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کو نوٹس دی جا رہی ہیں، آپ کو
PDF دیا جا رہا ہے، آپ کو موک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے اور آپ کو تھیوری وائز ویڈیوز دیے جا رہی ہیں، تو آپ کو ابھی تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تو اگلے ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں تہذیبی مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم افادی مقاصد پڑھے ہوئے ہیں، افادی والا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب تہذیبی والا کل پڑھیں گے۔ ٹو بی کنٹینیو یعنی کل کی کلاس میں یہاں سے ہی کنٹینیو ہوگا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔